नमस्कार आप सभी साथियों का मैं अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि वर्णमाला से संबंधित सभी प्रश्न हैं। और हम देखेंगे कि यह जो प्रश्न हैं पिछले परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। तो यह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग लास्ट तक क्लास कीजिए और आशा करते हैं कि यह क्लास आपको पसंद आएगी। चलिए, पहला प्रश्न है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल मुंह से, केवल नाक से, या फिर नाक और मुंह दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुनासिक होते हैं उनका संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वह कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, या फिर वर्ग के पंचमाक्षर। ये पूछ रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, कि वर्ग के जो पांचवा होता है वर्ण वह होता है, या तीसरा, या चौथा, या फिर पांचवा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। वर्ग का जो पांचवा होता है अक्षर, जो वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, जैसे का वर्ग का ये रहता है, ऐसे चा का ये रहता है, और टा का ये अड़ा रहता है, ऐसे ही ना है और माँ। ठीक है, ना और माँ ये सभी वर्ग के पांचवें वर्ण हैं। तो ये सभी पंचमाक्षर हैं और ये सभी क्या हैं? अनुनासिक व्यंजन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? जो तालव्य व्यंजन है वह कौन से हैं? च छ ज झ, त थ द ध, ट ठ ड़ ढ, और प फ ब भ। तो यहाँ पर तीन का ऑप्शन ए सही है। च छ ज और झ ये सभी तालव्य व्यंजन हैं। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म, तालव्य, अंतस्थ, या फिर ओष्ठ। तो चार का ऑप्शन सी सही है। तालव्य जो अंतस्थ व्यंजन है वह य र और ल व हैं। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या है कि वर्णमाला की क्लास की है, जो हिंदी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में है। वर्णमाला से संबंधित 2-3 क्लास हैं और प्रश्नों की भी क्लासेज हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वो क्लास ज़रूर देखें। उसमें हमने बताया है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ किसे कहते हैं, तालव्य किसे कहते हैं, ओष्ठ किसे कहते हैं। उसमें वर्णमाला को हमने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, और उससे संबंधित प्रश्न भी हैं। तो ये क्लास आप लोग करिए सो करिए, उसके बाद वो क्लास भी ज़रूर करना। तो जो यारा लावा है वह अंतस्थ व्यंजन है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान, जो उच्चारण स्थान होता है, उसके आधार पर हमें बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ज और झ, गा और घा, डा और ढा, पा और फा। तो 5 का ऑप्शन सी सही है। डा और ढा जो हैं यह सभी मूर्धन्य व्यंजन हैं, स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है। स्रा वर्ण किसके योग से बना है? जो स्रा है यह किसके योग से बना है? सा और रा। ये देखो आदि सा है, तो आदि सा और रा, आदि जा और अंगा, आदि ता और रा, आदि का और श्रा। तो जो स्रा है ऑप्शन ए सही है। ये तालव्य सा और रा के योग से बना है। आदि तालव्य सा और रा के योग से स्रा बनता है। तो यह क्या है? संयुक्ताक्षर है या संयुक्त व्यंजन है, और यह तालव्य सा, आदि और रा के योग से बना है। तो ऑप्शन ए सही है। जो ज्ञा वर्ण है वह किसके योग से बना है? जा और अंगा, आदि जा प्लस आ, आदि जा अड़ा, जा और अंगा। तो यह जो है ये 7 का ऑप्शन ए सही है। जो जा ज्ञा है ये भी संयुक्त व्यंजन है और वह इन 2 वर्णों के योग से बना है। त्रा वर्ण किससे योग से बना है? ये सब हमने अपनी क्लास में बताया है दोस्तों। आदि का और श, आदि ता और रा, आदि ता और सा,
और आदिका और तालव्य सा, तो 8 का जो है ऑप्शन बी सही है। आदिता और रा के योग से त्रा बना है। ठीक है, देखिए 4 संयुक्ताक्षर हैं हमारी वर्णमाला में। पहला ये स्र, दूसरा ज्ञा, तीसरा त्रा और चौथा छ, छत्री। ठीक है, ये किसके योग से बना है? आदि का और स, आदि का और छ, आदि का और च, आदि का और तालव्य। तो जो नवा है इसका जो है ऑप्शन कौन सा है? आप लोग हमें जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही है। देखिए क्या है कि ये हो गया आदि सा, तालव्य सा और रा से, ये हो गया आदि जा और अंगा से, ये हो गया ता और रा से। ये छा जो है यह बना है आदि का और मूर्धन्य सा के योग से। तो ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन देखिए हमने ऊपर पढ़े तो इसमें तो ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर छत्र, ज्ञा और स्रा ये सभी चारों के चारों संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन ये भी हमने अपनी क्लास में बताया है। ड़ा और ढा ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। या और वा क्या है? ये इनको अर्धस्वर कहते हैं। और स और सा क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। 4 होते हैं इसमें से, ये दो हैं ये ऊष्म व्यंजन है। बाकी के 2 कौन से हैं वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग हमारी क्लास ज़रूर करें, उसमें मैंने बताया है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? लीजिए आ गया। ठीक है, 12 का जो है ऑप्शन जल्दी से बताना है। स, स, श और स और हा, यह अलावा छत्रज्ञा, ट, ड़ा और ढा। तो ऑप्शन ए सही है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा ये सभी क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, प्रश्न ऐसे ही पूछता है घुमा फिरा के, कुछ भी नया नहीं है। सभी प्रश्न ऐसे ही घुमा फिरा के पूछें। अभी हमने ऊपर पढ़े छत्र, ज्ञा और स्रा, ये क्या थे? संयुक्त व्यंजन। तो सीधा ऑप्शन हो गया ए। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में 34, 33, 32 और 33। तो जो 33 है यह हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मानी गई है, 33। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 और 13। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 है। ऑप्शन बी सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम लोग उसी संबंधित प्रश्न ही पढ़ रहे हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए, वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है कि शब्द हैं? तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह हैं? अयोगवाह कौन से होते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर विसर्ग? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन सी सही है। अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? विसर्ग। ठीक है, और भी होते हैं, वो आप लोग क्लास करिए। हिंदी की आदि जननी क्या है? कौन है? हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी थी? जो मूल उत्पत्ति है हिंदी की, तो वह आदि जननी जो है वह संस्कृत है। ठीक है, हिंदी की जो आदि जननी है वह संस्कृत है। जो मूल उत्पत्ति है वह संस्कृत से है। लेकिन अगर विकास का क्रम पूछे तो संस्कृत पहले पे आएगी, दूसरे पे पाली आएगी, तीसरे पे प्राकृत आएगी, फिर चौथे नंबर पे अपभ्रंश। ठीक है, लेकिन आदि जननी पूछा है तो संस्कृत सही है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं? मूल वर्ण बताने हैं। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, ये तो काट ही दो, ये इतने तो व्यंजन होते हैं। ठीक है, 52 भी नहीं होते हैं, लेकिन हमने छोटी क्लास में पढ़ा था 52, लेकिन ये सही नहीं है। पूछ दिया है कि मूल वर्ण। ठीक है, 36 भी नहीं है, तो 44 ऑप्शन बी सही है। क्योंकि 33 व्यंजन और 11 स्वर कितने हो गए?
44। तो 44 ऑप्शन बी सही है। दोस्तों इस प्रकार हमारी क्लास पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कर चुके हैं तो दोस्तों से एक बार सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, साथ ही चैनल का बेस भी बनता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। प्रश्न में तो आपको 4 विकल्प मिलेंगे, लेकिन जो पढ़ाई है उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मटर गश्ती तो करनी ही नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,